कल के क्लास में हमने आर्टिकल 19 पर अपनी बात पूरी कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हेडिंग डालिए आप लोग अपनी कॉपी में, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, आगे उसकी हेडिंग लिख लो। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्रोटेक्शन इन अरेस्ट ऑफ conviction for offense, protection in respect of conviction for offense, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20, यहीं से हमारी बातचीत शुरू होनी है। आज ये हेडिंग आपकी पूरी पड़ गई। अनुच्छेद 20, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत की किताब को अपने साथ रखिए, जिससे कि आप वहां जो लिखा हुआ है किताब में वो देखते जाएं और वो किताब में लिखा हुआ समझने के लिए और एडिशनल कुछ बातें बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ। तो अनुच्छेद 20 ये हेडिंग आपने पढ़ ली है। इस अनुच्छेद में आपको 3 प्रकार के प्रोटेक्शन मिलते हैं। 3 प्रोटेक्शन की गारंटी देता है आर्टिकल 20 आपको। और मैंने बताया था कि सभी मूल अधिकार आपके निलंबित हो सकते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद यह तय कर दिया गया कि किसी भी हाल में इन दोनों अनुच्छेदों में मिले हुए अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। इस नाते अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज हम सबसे पहले अनुच्छेद 20 पर बात कर रहे हैं, जिसकी हेडिंग आपने डाल ली है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 प्रोटेक्शन है। नंबर 1, पहला पॉइंट लिखिए, जिसे हम आर्टिकल 20 का पहला पॉइंट कहते हैं। 20(1) 20 ब्रैकेट में 1, 21 में क्या कहा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, उसके बाद उसको आपको समझाऊंगा दूसरी भाषा में। इसमें लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्त्र का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। अब इसको समझने के लिए हेडिंग डालो, पूर्व पद प्रभाव कानून। पूर्व पद प्रभाव कानून या भूतलक्षी विधायन से संरक्षण। इंग्लिश में से कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इंग्लिश में लिख लीजिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। हिंदी में कहते हैं पूर्व पद प्रभाव कानून या भूतलक्षी विधायन से संरक्षण। क्या इसका अर्थ होता है, अब इसको हम समझेंगे। इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए आज यदि कोई चीज जो अपराध घोषित नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हंसी आएगी लेकिन मैं समझा रहा कि ऑनलाइन क्लास पढ़ाना अपराध नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं। कल को सरकार, कल को मतलब 2022 में सरकार ये कानून बना दे कि ऑनलाइन ऐसे पढ़ाना अपराध है, आप जब तक लाइसेंस नहीं लेके आएंगे ऑनलाइन टीचिंग का, और अब जो भी ऑनलाइन टीचिंग करेगा बिना लाइसेंस तो उसको जेल में 3 साल के लिए डाला जाएगा। अब 2022 में यह अपराध किया गया, 23 में दरोगा जी आते हैं और हमें गिरफ्तार करके ले जाते हैं और कहते हैं चूंकि आपने 2020 में पढ़ाया था ऑनलाइन, इसलिए आपको जेल भेजा जाएगा, अपराध सिद्ध होता है आप पर। तो हम कहेंगे कि आर्टिकल 20 के पहले पॉइंट से हमें यह संरक्षण मिला है कि कोई भी कानून
पूर्व पद प्रभाव नहीं होता, एक्स पोस्ट फैक्ट नहीं होता। एक्स माने जो बीत गया, पोस्ट माने लागू कर देना, क्या कानून। इसी को हिंदी में कह देते हैं भूत लक्षी विधायन। भूत माने जो पास्ट है, जो बीत गया है। भूत की ओर देखकर कोई विधि विधायन कानून लॉ लागू कर देना। इसी को हिंदी में अलग नाम से, हमने दो नामों से तुम्हें बता दिया, पूर्व पद प्रभाव कानून या भूत लक्षी विधायन। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इससे संरक्षण मिलता है पहले पॉइंट में अनुच्छेद 20 में। लिख लिया आप लोगों ने, हेडिंग क्लियर हो गई होगी, न लिखाए हो तो बताना, तब हम बोर्ड पे लिखेंगे। वैसे बोल रहा हूं, लिख चुके होंगे। पूर्व पद प्रभाव कानून या भूतलक्षी विधायन से संरक्षण, इंग्लिश में प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये प्रोटेक्शन हमें मिली हुई है। इसको और समझने के लिए इसमें जो कहा गया उस बात को बता रहा कि ऐसा कोई भी कानून आपके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होगा जो उस समय अपराध नहीं था जब आपने वो कृत्य किया था। दूसरी बात इसी में जोड़ी गई कि उस समय उस अपराध के लिए जो सजा थी, जिस समय आपने अपराध किया वही सजा मिलेगी। बाद में सजा बढ़ा दी गई तो बढ़ी हुई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी की जो प्रक्रिया होती है उसके संदर्भ में है कि सीआरपीसी में यह भी तय होता है कि इस अपराध के लिए अधिकतम क्या प्रावधान है दंड का, तो आज नहीं बदला जाएगा। इसको और उदाहरण से समझ लो कि मान लो आज हमने किसी के घर से सोना चोरी कर लिया और आज सोने की चोरी करना अपराध नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम सोना चोरी कर लाए, लेकिन आने वाले जुलाई महीने में, अभी जून चल रहा है, सरकार ने नियम बना दिया कि सोना चुराना अपराध होगा। ठीक, अब दरोगा जी हम पे अपराध साबित करना चाह रहे तो हम क्या कहेंगे? अपराध या अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में हमारे पास पहला संरक्षण ये है कि जब हमने सोना चोरी किया था तब सोना चोरी करना अपराध नहीं था। शायद आप लोगों को ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा ठीक से। बस इसमें ये ध्यान रखना कि ऐसा केवल आपराधिक मामलों में संरक्षण मिलता है। क्रिमिनल कोई केस है तो उसमें तो आपको संरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर तुमने सिविल मामले में कोई ऐसा मामला है या विभागीय मामला है, ठीक, सिविल या कर मामले या विभागीय मामले, तो इसमें ऐसा मामला लागू नहीं होता। यह सिर्फ आपराधिक मामलों में है। सर, लॉयन को किल न करने का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट दिया गया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन से तय नहीं होता दोस्त। अभी आगे एक तो हम जो पढ़ा रहे होते हैं उस पर प्रश्न पूछा करो, कहां लॉयन मारना अपराध सिद्धि में तुम जोड़ रहे हो? डिस्टर्ब कर देते हो क्लास में। ये प्रश्न व्हाट्सएप पे पूछा करो अलग से, कहां क्या पढ़ा रहे, कहां ले गए। जब डीपीएसपी पढ़ाएंगे तब तुम्हें बताएंगे कि डीपीएसपी में ये कहा गया है कि यहां पर, अब देखो एक क्वेश्चन आ गया है आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर बता दीजिएगा। जो पढ़ाएंगे वो नहीं पूछोगे, अलग अलग क्वेश्चन चॉइस से डालते रहोगे। टीचर को गूगल मत बनाओ, ये सब गूगल पे किया जाता है। खैर, तुम सब बच्चे हो, क्या तुम्हारे लिए कहें। हाँ, तो डीपीएसपी और एफडी जब पढ़ाएंगे तो उनमें बताएंगे कि ये कर्तव्य के रूप में है, और इसी आधार पर बाद में सरकार जब कोई कानून बनाती है तो विधिक रूप से कानून बना के भी कुछ चीजें, जो भी कानून तुम अपने चारों ओर देखते हो, जो भी कानून तुम अपने चारों ओर देखते हो, वो सारे कानून जरूरी नहीं कि संविधान के ही किसी अनुच्छेद से। हमने बताया कि आपके ऊपर जो अधिकार भी हैं, आपको जो मिलते हैं, जो आपके ऊपर कानून है, वो सब विधिक और संवैधानिक अलग अलग, जो संविधान में भी चीजें लिखी होती हैं
सर मतलब किसी एक अपराध के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता, ये अगले पॉइंट में आएगा, उसे डबल जेओपार्डी कहते हैं। इसमें तुम इसे समझो बेटा, सीधे सीधे मैंने ये कहा है कि आज जब हमने अपराध, जिस तारीख में तुमने कोई काम किया है, यदि उस तारीख में वो काम अपराध था तो ही तुम्हें सजा दी जाएगी। बाद में वो कार्य अपराध घोषित कर दिया जाए, लेकिन जब तुमने वो कार्य किया था तब वो अपराध नहीं था, तो तुम्हारे ऊपर दोष सिद्ध नहीं होगा। ये है कोर्ट में तुम्हें संरक्षण अपराध के लिए दोष सिद्ध से। ठीक, दूसरा पॉइंट 20(2) आर्टिकल 20 का सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल 20 का सेकेंड पॉइंट, इसकी हेडिंग डालो, दोहरे दंड से मुक्त। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी। संविधान में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसको समझा देता हूं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी prosecuted and punished for the same offense more than once। इसको इंग्लिश में हम टर्म में क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी। हिंदी में हम इसे कहते हैं दोहरे दंड से मुक्त। अब दोहरे दंड से मुक्ति क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी क्या है? इसका मतलब होता है कि यदि रामलाल ने श्यामलाल की हत्या की है तो श्यामलाल की हत्या के लिए उन्हें सिर्फ एक बार दंड दिया जा सकता है, एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है, और एक बार ही उन पर अभियोग लागू किया जा सकता है। ठीक, अब इसको समझने के लिए एक वो फिल्म आई थी अंधा कानून। अंधा कानून ऐसा लगता है जैसे इसी आर्टिकल को समझाने के लिए ही आई थी। सजा कम नहीं होगी, ठीक है, वही सजा रहेगी। जिस दिन जो अपराध हो रहा है उस दिन जो चीज अपराध है तो अपराध मानी जाएगी, अपराध नहीं है तो अपराध नहीं मानी जाएगी, और यदि अपराध है तो उसके लिए जो सजा है वही सजा मान्य होगी। बाद में कानून कम हो, ज्यादा हो, कठिन हो, बदले, लेकिन कोई भी कानून पास्ट में जाकर लागू नहीं होगा। बस प्रोटेक्शन ये, कोई भी कानून पास्ट में जाकर लागू नहीं होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्लियर? प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी, नमक वो उसमें अंधा कानून, जिसमें अमिताभ बच्चन कोर्ट में जाके मार कहते हैं कि देखिए, जब जज साहब कहते हैं अरेस्ट कर दो तो कहते हैं इसी आदमी को मारने की सजा आप 14 साल पहले मुझे दे चुके हैं, इसलिए इसी आदमी को मारने की सजा आप हमें दोबारा नहीं दे सकते। शायद क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन कोई आया है जो हमें पास जाके देखना, सर ऑलरेडी जेल में है तो न्यू अमेंडमेंट सजा बाद में आ सकती है, लाइक रेप केस में हुआ। बेटा क्या पूछ रहे हैं यही क्लियर नहीं। मैं कह रहा हूं एक अपराध, वो अपराध क्या है? हो सकता है अपराध आपने किया तब तक उसके बारे में आपको जानकारी न हो, तो जेल में रहते हुए भी ये बाद में पता लगता है कि ये अपराध तुमने किया था, तो उसको भी तुम्हारी सजा में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, इसको तुम अपने अधिकार की तरह देखो, इसको समझने के लिए कि पुलिस कभी भी तुम्हें बिना कोई क्राइम किए गिरफ्तार नहीं कर सकती। नहीं तो दरोगा जी आ गए, कभी भी गिरफ्तार कर लिए कि तुमने ये काम किया था, अब इसमें सजा होगी, तो पीछे नहीं लागू होगी। दूसरा, एक अपराध, अब इसीलिए तुम्हारी जो FIR दर्ज होती है पुलिस, उसमें जो अलग अलग धाराएं लगाती है, जितनी धाराएं लगी होती है वो अलग अलग उतने अपराध होते हैं। तो एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं होगा, लेकिन एक FIR में धाराएं, इसीलिए कोई जेल में है लेकिन आईओ ने जांच की और धारा बढ़ गई, तो बढ़ी हुई धारा की सजा मिलेगी। उसको कहते हैं विवेचना के अंतर्गत
धाराओं का बढ़ जाना, जुड़ जाना या हट जाना, विवेचन। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी, ये क्लियर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो 20(3) आर्टिकल 20 का थर्ड पॉइंट, इसकी हेडिंग डाल दो, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से मुक्त। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से मुक्त। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से मुक्ति या स्वयं स्व अभिशंसन से मुक्ति या स्व अभिशंसन, स्व अभिशंसन स्वयं के विरुद्ध गवाही, स्व अभिशंसन से मुक्ति। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है ये तो संविधान में क्या लिखा हुआ है वो तो मैं पहले बता देता हूं, फिर उसको समझा देता हूं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नो पर्सन accused for any offense shall be compelled to be a witness against himself। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या है इसकी पूरी कहानी, अब समझ लो। कि इसको समझने के लिए आप कई मुहावरे आते हैं प्रचलन में जो जुड़े हैं पुलिस के साथ, कि मार मार के बंदर बना देना। पुलिस पकड़ के ले जाती है, इस चोरी हुई कहीं, अपराधी पता नहीं ढूंढ पाए न ढूंढ पाए, किसी भी आदमी को पकड़ के ले गए, मारना शुरू किया और पिटने के बाद अगर जो पिटने के बाद वो कहने लगता है साहब हम ही ने चोरी की, ये तो अपराध हमने ही किया, और उसी आधार पर उसको जेल भेजने की कोशिश हो जाती है, कोर्ट ले जाया जाता है। लेकिन कोर्ट में जाकर वो कह देता है नहीं साहब हमने ये चोरी नहीं की, हमने ये अपराध नहीं किया। तब दरोगा जी कहते हैं नहीं ये अपराध तो इसी ने किया, इसने देखो लिख के दिया, लिखित रूप, फिर इसने टीवी पर बोला, रिकॉर्डेड दिखाते हैं, कैमरे के सामने कहा था चोरी हम ही ने की। लेकिन कोर्ट ये कहता है आर्टिकल 20 के थर्ड पॉइंट से, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ क्रिमिनेशन, इसमें मार मार के किसी से तुम कुछ भी कहलवा लो तो उसको अपराध की स्वीकृति या स्वयं के विरुद्ध गवाही से मुक्ति के आधार पर मुक्त रखा जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। इसको समझने के लिए एक चुटकुला सुनाता हूं तुम्हें। एक बार अफ्रीका के जंगलों में एक बंदर खो गया। ठीक, अब वो बंदर ढूंढने मिल नहीं रहा था, वहां की पुलिस ढूंढने गई, नहीं मिला। फिर पड़ोस के देशों की पुलिस गई, अमेरिका की, फ्रांस की, कई पुलिस गई खोजने, बंदर नहीं मिला। फिर अपनी यूपी पुलिस का नंबर आया। यूपी पुलिस में दरोगा जी 2-4 सिपाही पकड़ के हमने गए खोजने, और वहां पर एक बंदर खोजने के लिए ये ग्रुप चला गया। कोई भी पुलिस मान लो, अपनी पुलिस, वैसे यूपी पुलिस ऐसे काम करती नहीं है, अच्छी पुलिस है, कोई और पुलिस मान लो, कौन सी वाली, मान लो नाइजीरिया की पुलिस गई खोजने, अंदर से लौटी नहीं। बाकी सब देशों की पुलिस मिलके उसे खोजने गई। हमने इसीलिए यूपी पुलिस बदल दिया, हमें लगा हमारे विद्यार्थियों में भी कई यूपी पुलिस वाले हैं, बुरा न मान जाए, कहें सर देखो हमें टारगेट कर रहे हैं। तो नाइजीरिया की पुलिस गई। नाइजीरिया की पुलिस को जब वापस नहीं आई तो सब देशों की पुलिस मिलकर ढूंढने गए। देखा दरोगा जी एक पेड़ के नीचे कुर्सी डाले बैठे हैं और 4 सिपाही मिलके एक गधे को पेड़ से बांध के लाठी लाठी मार लगा रहे हैं। तो सब लोगों ने जाके पूछा कि ये बताओ आपको बंदर खोजने भेजा था, आप ये क्या कर रहे हो यहाँ? तो दरोगा जी ने कहा कि ये बंदर बयान ही नहीं दे रहा है कि मैं बंदर हूं।
गधे की ओर इशारा करके दरोगा जी ने कहा कि ये बंदर बयान ही नहीं दे रहा है कि मैं बंदर हूं। अब दरोगा जी की नजर में वो बंदर है और वो बयान दे दे मैं बंदर हूं, बस दरोगा जी उसको लाके सबके सामने पेश कर दे, देखो ये तो लिख के भी दे रहा है कि मैं बंदर हूं, ये मुंह से भी कह रहा है मैं बंदर हूं और ये बंदर है। तो यहीं से कहावत पैदा हुई, मार मार के बंदर बना देना। तो पुलिस पकड़ लेती है और मार मार के कोई भी बयान ले लेती है और उसी बयान के आधार पर ये सारी चीजें होती हैं। तो कोर्ट में जब तुम जाओगे तो तुम कह दोगे कि दरोगा जी ने मार मार के हमसे कहलवाया था, ये जो लिखित है और जो कैमरे में है ये गलत है, चोरी मैंने नहीं की, अपराध मैंने नहीं किया। तो तुम्हें ये प्रोटेक्शन मिलती है कि तुमने जो लिखित और मौखिक कहा था वो कोर्ट में गवाही नहीं माना जाएगा। दरोगा जी से कोर्ट में जज साहब कहेंगे कि आप दूसरे साक्ष्य लाओ जिनसे यह तय करो, एविडेंस लाओ जिससे ये पता लगे कि ये अपराध इन्होंने किया। लेकिन ये चूंकि जो कह रहे हो कि इन्होंने स्वीकार किया था, ये तो तुमने मार मार के बंदर बनाया था, इसलिए इन्होंने स्वीकार किया। तो जब मैं खुद पहली बार इस आर्टिकल को पढ़ा था तो मुझे समझ में आने में नहीं आया था कि स्वयं के विरुद्ध गवाही से मुक्ति का क्या मतलब। लेकिन जब इस चुटकुले को मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि आर्टिकल 20 का 3rd पॉइंट क्या कहता है। हमारे ख्याल से अनुच्छेद 20 के तीनों संरक्षण आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, लेकिन इसी से संबंधित, फालतू के नहीं बताऊंगा। ठीक, हमने 3 संरक्षण तुम्हें बताए जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलते हैं। पहला तो ये मिलता है क्या कि आपको उस किसी भी कानून से अपराध नहीं घोषित किया जाएगा जिस दिन आपने वो काम किया था, यदि वो उस दिन अपराध नहीं था, और वही सजा आपको मिलेगी जो उस दिन काम करने पर आपके लिए सजा थी। बाद में बढ़ी घटी सजा से आपके उस दिन के कृत्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बताया कि आपको एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है और ऐसा सिर्फ आपराधिक मामलों में होगा, विभागीय मामलों में ऐसा नहीं है। विभागीय मामलों में जैसे आप लोग देखोगे कि क्या हुआ, एक जगह शिकायत आई कि साहब दरोगा जी ने ये गलत काम किया, एसएसपी साहब ने उनको लाइन हाजिर कर दिया। फिर पता लगा नहीं इन्होंने बहुत पैसा लिया था, अपराध भी किया था, तो उनको सस्पेंड कर दिया। फिर पता लगा इन्होंने तो अपने पद का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया था, जिनकी बर्खास्तगी हो जाए। तो विभागीय मामलों में ये धीरे धीरे होता रहता है, आपराधिक मामलों में नहीं। सर, स्टिंग ऑपरेशन को भी क्या कोर्ट में निगलेक्ट किया जा सकता है यदि इन्वॉल्व व्यक्ति कोर्ट में मना कर दे कि ये मैं नहीं हूं? जी हाँ, अगर जो कोर्ट में वो ये कह देते हैं कि ये मैं नहीं हूं तो दूसरे को साबित करना पड़ता है कि नहीं ये तुम ही हो। ठीक, इसमें जो हमने कैमरे पे बोला है उससे तो हम मुकर जाएंगे कि हमने किसी दबाव में किसी कारण से बोल दिया, इसको हमारे खिलाफ गवाही नहीं माना जाएगा। लेकिन जो दूसरा आदमी है जो सामने था वो गवाही देगा कि नहीं इन्होंने ऐसा कहा था, तो फिर वो माना जाएगा। तो स्टिंग ऑपरेशन में सिर्फ कैमरा नहीं और लोग भी साथ होते हैं जो देते हैं, लेकिन आईटी से जुड़ी हुई ये सब चीजें कोर्ट में वैलिड नहीं होती। लेकिन सर जी जो खुद कहे कि मैंने अपराध किया है तो वो के लिए, अब तुम खुद स्वीकार कर रहे हो मैंने मारा है कोर्ट में जज के सामने, तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन तुम कह रहे मैंने नहीं मारा है और पुलिस कह रही कि तुमने लिख के दिया है कि तुमने मारा है, तब ये लागू होता है। ठीक बेटा, कोर्ट में मन लगेगा, समझ में आ गया होगा। सर, ऐसे तो जो क्रिमिनल हैं वो भी कह सकता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, जबकि वो एक्चुअली में है क्रिमिनल, क्या तब भी प्रोटेक्शन मिलेगी बाई कोर्ट? तब जब कोई एविडेंस भी पुलिस के पास नहीं है। यस बेटा, ये तब भी प्रोटेक्शन मिलेगी। इसीलिए जो अपराधी बहुत शातिर होते हैं वो अपने खिलाफ कोई एविडेंस नहीं छोड़ते। एक किताब है सत्येन जैन की, ठीक, और
औरत होने की सजा, उसमें उन्होंने बताया कि औरत के खिलाफ जितने अपराध होते हैं उसमें अपराधी बचने के तमाम तरीके खोज लेता है और साबित नहीं होता। तो तुम घर में भी ये बात पूछ लेना पापा से कि अगर जो पुलिस पकड़कर लाती है तो एविडेंस देना कोर्ट में पुलिस के दरोगा की जिम्मेदारी होती है कि हमारे पास ये एविडेंस है। वो अपराधी मुकर गया और पुलिस के दरोगा जी एविडेंस न दे पाए तो उसको छोड़ दिया जाता है। पुलिस का बयान कोर्ट में नहीं चलेगा, पुलिस का बयान चलेगा, लेकिन पुलिस बयान क्या घटना हो रही थी तब खड़ी देख रही थी? पुलिस खड़ी तो नहीं देख रही थी, पुलिस को तो बाद में शिकायत मिली, तो एविडेंस पुलिस को लाने होते हैं। सर जी, अपराध करने के आरोप में उठाकर ले जाने पर उसको पीटने का अधिकार है? जी नहीं, पुलिस को कतई पीटने का अधिकार नहीं, लेकिन पुलिस एविडेंस कहां से लाएगी? अगर जो इज्जत से तुम्हें चाय पानी पिला के बिठा के हाथ जोड़ के कहे दरोगा जी कि साहब आपने कैसे अपराध किया हमें बता दो, तो तुम बताओगे? तो ये इसीलिए व्यवस्था बनाई गई कि अपराधी तो पूछताछ होगी, लेकिन किसी सही आदमी को न पुलिस फंसा के जेल भेज दे, इसलिए ये संरक्षण है। पुलिस यहाँ पे क्या होती है? राज्य। मूल अधिकारों की लड़ाई किसके साथ है? राज्य के साथ, और राज्य का जिंदा रूप कौन है? पुलिस। अच्छा, थैंक यू सर। इट मीन्स जज के सामने का बयान ही माना जाएगा। यस बेटा, जो जज के सामने है वही माना जाएगा, बाकी कोई नहीं। थैंक यू सर जी। सर, इमरजेंसी में आर्टिकल 1920 क्यों नहीं निलंबित होता है? हमने बताया 19 तो निलंबित होता है, ये 19 तो सबसे बवालिया है। 20 और 21, और ये कब से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि देश में एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी 75 में, उसमें बहुत लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया था। इनके संरक्षण के लिए बाद में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी निलंबित न होने की गारंटी दी गई, क्योंकि पुलिस का मतलब तुम पुलिस मत मानना, पुलिस हमेशा राज्य होती है। पुलिस की जो वर्दी है वो इसी बात का संकेत है कि वो सरकार है। राज्य जिसे भी पॉलिटी में तुम पढ़ते हो उसका जिंदा रूप तुम्हारे सामने हमेशा दरोगा जी होते हैं। राज्य ने तुम पे प्रतिबंध लगाया कि तुम इस गली से नहीं निकलोगे, और वहां पे बैठे कौन होते हैं? जिंदा दरोगा जी। तो दरोगा जी ही राज्य होते हैं। ठीक, इमरजेंसी में 19 बेटा गलत लिख रहे हो, 2021। ठीक, 20 क्लियर, इसकी सारी बहसें क्लियर। अब अगला अनुच्छेद डालो, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। 21 की हेडिंग लिख लो, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या है आर्टिकल 19? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या लिखा हुआ है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। इसका अर्थ क्या हुआ पहले ये समझ लो। इसमें तुम्हें दो अधिकार दिए गए थे, कौन कौन से? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इन दो अधिकारों को दिया गया है अनुच्छेद 21 के माध्यम से। और इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो पहले से हमारे यहाँ कानून तय कर दिए गए हैं और कानून की भाषा जो लिखी हुई है उस लिखे हुए शब्दों के हिसाब से ही उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसको वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जो कानून में लिखा है वही उस पर लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा, और उसको हमेशा प्राण का अधिकार, जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिला रहेगा। ठीक, अब इसमें सबसे पहले एक एक करके दोनों को अलग अलग हेडिंग डालो। पहले हेडिंग डालो क्या? राइट टू लाइफ, प्राण का अधिकार। राइट टू लाइफ, प्राण का अधिकार, इसका क्या मतलब है इसको पहले समझ लो। फिर हम तुम्हें बताएंगे पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब है। राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, हेडिंग डालिए राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। राइट टू लाइफ का क्या मतलब होता है, लिख लो। राइट टू लाइफ, इसको सीधे अर्थों में तो आप यही कहते हो। एक क्वेश्चन है सर, जब पुलिस अपराधी को पकड़ती है तो कब तक उसे जेल नहीं भेज सकती? अरे यार अभी बताऊंगा, अनुच्छेद 21 आने दो, 22 आने दो, 21 के बाद 22 में भी 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पुलिस कभी ये तय नहीं कर सकती कि कब जेल भेजना कब नहीं। पुलिस का सिर्फ एक काम होता है कि पकड़ के विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना। मजिस्ट्रेट साहब तय करते हैं कि जेल भेजना है नहीं भेजना है, कौन सी जेल भेजना है, कितनी जेल भेजना है, न्यायिक अभिरक्षा रहेगी, पुलिस अभिरक्षा रहेगी, ये सब मजिस्ट्रेट का काम। पुलिस का काम 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट तक पहुंचाना। वो अभी 22 जब शुरू करेंगे तब पढ़ाएंगे, 22 में है वो सब। बेटा कहाँ आगे आगे भाग जाते हैं, ठीक है। पहले आ जाओ 21। राइट टू लाइफ क्या है? राइट टू लाइफ का मतलब है कि मनुष्य के जीवन के लिए जो भी परिस्थितियां या स्थितियां जरूरी हैं उनसे तुम्हें वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा अलग से हेडिंग डाल लो, दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देह की स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या आता है? यह एक व्यापक शब्दावली है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है, जैसे हथकड़ी लगाना। अपराध भी हम पर साबित नहीं हुआ तब तक आप हमारी देह को बंधक नहीं बना सकते। एक नजरबंदी में रखना, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर सर्विलांस लगा दो, हम पे नजरबंदी कर दो, वो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही अवैध गिरफ्तारी नहीं, पुलिस निगरानी नहीं, ये सारी चीजें क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आती हैं, दैहिक स्वतंत्रता में आती हैं, जिनका की संरक्षण हमें अनुच्छेद 21 से मिलता है। लेकिन अब असली बात जो अनुच्छेद 21 में समझने वाली है वो है विधि की स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर आज की तारीख में लागू विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया। ठीक, इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ी डेडलाइन है। ये सब कहानी तुम्हारी किताब में लिखी है, नोट्स में लिखना चाहो लिख लो। हम तुम्हें लिखी हुई किताब की कहानी को मौखिक समझा दे रहे हैं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। हुआ ये कि देश में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगाई उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी जी के दो लड़के, संजय गांधी, राजीव गांधी। संजय गांधी जी उस समय राजनीति में बहुत सक्रिय थे, जिनकी पत्नी है मेनका गांधी, जिनके पुत्र हैं वरुण गांधी, तुम्हारे पीडीपी से सांसद, पहले मेनका ही सांसद थी पड़ोस में। इन संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान देश में सरकार की ताकत का लाभ लेते हुए खूब अत्याचार किए और इसको ऐतिहासिक मान लिया जाता है कि देश में उस समय काफी ज्यादा पब्लिक पर जुल्म हुए और जिसमें संजय गांधी की भूमिका मानी जाती है। उसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई, देश में चुनाव हुए, नई सरकार जो बन के आई 77 में, वो सरकार जनता पार्टी की आई। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के विरोध में आई थी और जब जनता पार्टी जीती, कांग्रेस हारी, तो कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार के लोगों को ये खतरा था कि अब जनता रिएक्शन कर सकती है या हम लोगों को परेशान कर सकती है।
तो आदरणीय मेनका गांधी ने विदेश जाने के लिए अप्लाई किया और भारत सरकार ने उनको विदेश जाने पर रोक लगा दी। मेनका गांधी ने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे विदेश जाने से सरकार रोक रही है, जो कि हमारे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उससे पहले यह माना जाता था कि अनुच्छेद 21 में प्राण की स्वतंत्रता में जो बात कानून में लिखी शब्द से वही मानी जाएगी, प्राकृतिक न्याय शामिल नहीं होगा। इस आधार पर विदेश जाना अलग अधिकार है और प्राण का अधिकार अलग अधिकार है, तो ये तुम्हारे 21 का उल्लंघन नहीं है, सरकार ने कहा। लेकिन न्यायालय में जब बहस हुई तो मेनका गांधी के वकील ने कहा कि मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य करना उसके प्राण लेने के समान है। जिन स्थितियों में वो नहीं जीना चाहता है उसमें भी उन्हें रखा जाए तो यह प्राण लेने के समान है, क्योंकि प्राण का अधिकार विधि की स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया से तय होना चाहिए, जिसमें कि जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट प्राकृतिक न्याय को शामिल करता है, नेचुरल जस्टिस को शामिल करता है, जिसके आधार पर कानून में लिखे हुए शब्दों का ही अपना अर्थ नहीं होता, उसमें प्राकृतिक चीजें भी जोड़ी जाती हैं। जैसे तुम किसी से गटर साफ करवाओ और गटर में उसे बंद कर दो, कहो भाई गटर साफ कर रहे हो, तो ये उसके प्राण लेने के अधिकार में आ जाएगा। ऐसे ही आगे फिर इस पे बहुत सारी बहसें हुई। अभी जो तुम्हारा आया था कि क्या इंटरनेट का अधिकार, ठीक, ऐसे ही बिजली का अधिकार, ऐसे ही नींद का अधिकार। अब नींद का अधिकार है, आप हमारे चारों ओर, हमारा जहां सोने की जगह है, बेडरूम है, वहां पे खूब नगाड़े बजाओ, 24 घंटे बजाओ, 48 घंटे बजाओ, और जब हम तुमसे कहें कि हम मर जाएंगे तो तुम कहो नहीं, प्राण का अधिकार तो तुम्हारा सुरक्षित है, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन यदि आप हमें सोने नहीं देंगे तो हम पागल हो जाएंगे, हम मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो अगर जो इस लाइन की व्याख्या विधि की स्थापित प्रक्रिया से करोगे तो कहा जाएगा जब मर जाओगे तब देखा जाएगा, अभी मरे नहीं हो, प्राण का अधिकार बाधित नहीं हो रहा। लेकिन विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया के आधार पर देखोगे तो कहा जाएगा कि हाँ, ये तो प्राण लेने के समान है, क्योंकि आदमी को सोने न देना उसके मरने जैसी स्थिति है। तो इसीलिए आज अगर जो बेबी कहे कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, लेकिन 10 बज गए हैं, तो 10 बजे के बाद डीजे वाले बाबू गाना नहीं बजाएंगे, नहीं तो हमारे सोने का अधिकार शुरू हो जाता है, नींद का अधिकार, राइट टू स्लीप। किस अनुच्छेद में? 21 में। ये कब से शामिल हुआ? जब हम विधि की स्थापित प्रक्रिया के आधार पर विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। और ये किस केस से शुरू हुआ? मेनका गांधी बात, तुम्हारी किताब में ये सब कहानी दी गई है। 1978 से अनुच्छेद 21 की व्याख्या विधि की स्थापित प्रक्रिया के आधार पर विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया के आधार पर होने लगी, जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर ऑफ लॉ, जिसके आधार पर ऐसी कोई भी चीज जो आपके मुंह से निकले कि यदि ऐसा न हुआ तो हम मर जाएंगे और वो सही है, तो यह किसमें कवर हो जाएगा? आपके आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अधिकार में, और इसका उल्लंघन अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसीलिए अनुच्छेद 21 में फिर कौन कौन से अधिकार शामिल हो जाएंगे, तो तुम्हारे लक्ष्मीकांत में 3 पेज की लिस्ट दी गई है कि स्वच्छ पेयजल का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, बिजली का अधिकार, सब अधिकार। सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न वही पूछा जाता है जो हमने बता दिया, नींद का अधिकार, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, ये कहाँ है? 21 में है। अब तो सरकार ने इसको कहाँ शामिल, न्यायपालिका ने किसको शामिल कर दिया? इंटरनेट का अधिकार। इंटरनेट का अधिकार अब तुम्हारे अनुच्छेद 21 में कवर है। आपको इंटरनेट मिलना चाहिए, बिना इंटरनेट के आप मर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आई ये बात? नींद वाला हमने हंस के तुम्हें बता दिया कि भले ही बेबी को बेस पसंद हो, लेकिन 10 बजे के बाद डीजे वाले बाबू गाना नहीं बजा सकते, क्योंकि और लोगों के सोने का अधिकार शुरू हो जाता है।
क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, समझ में आ गया हो तो ओके, फिर हम आगे बढ़े। हमने तुम्हें क्या क्या कहानी बता दी, पूरी कहानी समझा दी किसकी, कि राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी क्या है, उसके बाद एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर बाय लॉ क्या है, जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है, और राइट टू लाइफ में आज की तारीख में नेचुरल जस्टिस को शामिल करने के आधार पर सब कुछ शामिल हो जाता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ? जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है यही जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर ऑफ लॉ है। तो अंतर क्या हुआ? एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ में नेचुरल जस्टिस शामिल नहीं होगा, वर्ड्स में जो लिखा है वही माना जाएगा, जबकि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में नेचुरल जस्टिस शामिल होगा, शब्दों के साथ साथ भावनाएं भी मानी जाएंगी। ठीक है, जिसे हम जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर ऑफ लॉ कह रहे हैं उसी को तुम कह रहे हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ में सिर्फ वर्ड्स महत्वपूर्ण होंगे, नेचुरल जस्टिस नहीं होगा, जबकि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में आपके वर्ड्स के साथ साथ फील भी शामिल किया जाएगा और नेचुरल जस्टिस भी शामिल होगा। राइट टू इंटरनेट क्या जे एंड के केस में मिला था क्या सर? हाँ बेटा, अभी उसी में मामला आया था, तभी ये बात हुई थी। बीच में अलग अलग जगहों पर हर जगह कुछ घंटों के लिए इंटरनेट बाधित किया गया था। तुम्हारे बरेली में भी इंटरनेट पर रोक लगी थी, पूरे देश में इंटरनेट रोका गया था, तब से ये होने लगा। सीए के विरोध में और एनआरसी के विरोध में इंटरनेट रोका गया था तुम लोगों के यहाँ। तो ये हुआ कि इंटरनेट का भी अधिकार अब राइट टू लाइफ ही है। जीवन जीने के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। इंटरनेट ना होता तो अभी तुम लाइव हमसे पढ़ रहे होते इस लॉकडाउन में। ठीक वैसे ही बच्चे कह रहे हैं, ऐसा ही लगता है जैसे क्लास में आपसे सामने बैठे, चूंकि आप बीच बीच में डांटते भी रहते हो, बिना डांटे तो बात बनेगी नहीं। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नींद का अधिकार समझ में आ गया, लेकिन इसी टाइम पढ़ते हुए मत सो जाना, नहीं बहुत मार मारेंगे। राइट टू लाइफ में नींद का अधिकार है, लेकिन कब? क्लास के बाद। क्लास में सोने का अधिकार किसी को नहीं मिला है। ये 1978 का मेनका गांधी वाला केस, इसीलिए अनुच्छेद 21 की व्याख्या 1978 से पहले अलग होती है और 1978 मेनका गांधी बाद के बाद आर्टिकल 21 की व्याख्या अलग होती है और इसीलिए इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। क्लियर? यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी का? ओके, समझ में आ गया, गुड। आगे हेडिंग डालो अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22। अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22। से पहले एक आर्टिकल जो बाद में जोड़ा, माफी चाहता हूं भूल गया बोलना, उसे पहले लिख लो। अनुच्छेद 22 काट के यहाँ पे लिख लो अनुच्छेद 21 का 21A। आर्टिकल 21A, माफी चाहता हूं 22 पे आ गया था, 21A छूट गया, अचानक याद आया। 21A बाद में जोड़ दिया गया है। कब जोड़ा गया है इसकी सूचना ऑलरेडी तुम लोगों को है, 2002 में जोड़ा गया है। नया अधिकार है इसलिए भूल गया था, लेकिन पहले लिखिए अनुच्छेद 21A, 21 का। हाँ, यूथनेसिया वाला केस भी यही आता है। ठीक, सर जो सुसाइड करते हैं तो वो क्या राइट टू लाइफ के अगेंस्ट माना जाएगा या नहीं? यस, ये हमेशा माना जाता है। आत्महत्या करना अपराध है, जानते हो कि नहीं? इसीलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बेटा पिंकी 21A दो तरह से लिख के भेजा है, दोनों गलत है। ठीक, ये लाइव क्लास में हमने नहीं समझाया था कॉन्सेप्ट। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं अपने बैच में, या जब भी बैच पूरा पढ़ाएंगे
तब हम तुम्हें और क्लियर कर देंगे कि ब्रैकेट में लिखने का क्या अंतर है, विदाउट ब्रैकेट क्या लिखने का अंतर है, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्या अंतर है। तो यहाँ पे पिंकी ने जो लिखे दोनों गलत हैं। 21A कैसे लिखोगे, 21A कैपिटल, हिंदी में लिखोगे तो 21 का, ठीक ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाओगे। और न ही हिंदी में तो छोटा कबूतर बड़ा कबूतर होता है नहीं, इंग्लिश में छोटा ए बड़ा ए होता है। तो यहाँ पे बड़ा ए आएगा, 19A में हमने छोटा ए लिखाया था और वो भी ब्रैकेट में लिखाया था, ये अंतर होता है। 21A आयुष तुमने जैसे लिखा है वो गलत है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है सब आर्टिकल, विदाउट ब्रैकेट का मतलब होता है आर्टिकल। 21A आर्टिकल है न कि सब आर्टिकल है। ये सारी चीजें बहुत लोग जानते नहीं, इसलिए तुम्हें बता देता हूं। ब्रैकेट में लिख दोगे तो वो सब आर्टिकल होता है और विदाउट ब्रैकेट आर्टिकल होता है। हिंदी में हम का के साथ ये नियम रखते हैं, इंग्लिश में ब्रैकेट के साथ साथ डबल हमारी सहूलियत हो जाती है। और वो क्या होता है कि चूंकि हमें इंग्लिश में स्मॉल ए और कैपिटल ए दो ऑप्शन मिल जाते हैं, छोटी ए बड़ी ए, छोटी ABCD बड़ी ABCD। हिंदी में एक ही तरह कबूतर होता है, ठीक क्लियर हो गया सबका। 21A 21 का क्या है, आगे लिख लो, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्या है, आगे लिख लो, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीत में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। क्लियर, शिक्षा का अधिकार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी विधि में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, क्लियर हुआ कि राज्य 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देगा, विधि बनाकर जैसा वो नियम तय करेगा। तो अनुच्छेद में तो हमने यही जोड़ा कि विधि बनाकर, लेकिन राज्य ने विधि बनाकर तय कर दिया है कि सभी 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यही अनुच्छेद बाद में जुड़ा है, कब जुड़ा है तो आगे लिख लो ब्रैकेट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से DPSP में भी बदलाव हुआ, FD में भी बदलाव हुआ और इसी से FR में भी बदलाव हुआ। तो आर्टिकल आगे ब्रैकेट में लिख लो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। 21A किस अनुच्छेद किस संशोधन से जुड़ा, तो इसका संशोधन याद रखना, पूछा जाता है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, नोट कर लो इसको। ये हो गया 21A। अब इसमें एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, सर जो 21 लिखा था वो क्या था, ब्रैकेट में लिखा गया था 1, तो वो क्या था, सब आर्टिकल। सब आर्टिकल, या इसको सब आर्टिकल से अलग हम कैसे करते हैं कि उस आर्टिकल के पॉइंट, अगर जो 1 2 करके लिखा है 1 2
3। तो ये 1 2 3 क्या होते हैं? आर्टिकल के पॉइंट। ठीक, अगर जो ए करके लिखा है तो ये क्या होता है? कैपिटल में, कैपिटल ए या विदाउट ब्रैकेट का, तो ये आर्टिकल होता है। लेकिन अगर जो अभी हम पढ़ते हुए कहीं भी आएगा 39A, ठीक, या 39 का, तो ये क्या है? सब आर्टिकल। तो अंतर तुम ऐसे कर सकते हो, अभी हमने तुम्हें 20 पढ़ाया, ये क्या है? आर्टिकल, ये क्या है? सब आर्टिकल, ये क्या है? आर्टिकल के पॉइंट्स, आर्टिकल के पॉइंट्स। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन है, डिलीट हो गया, क्वेश्चन आया आमिर सैफी का और जब तक हम पढ़ पाते क्वेश्चन चला गया। तो हमने तुम्हें आज आर्टिकल 20 पढ़ाया, आर्टिकल 21 पढ़ाया और आर्टिकल 21A पढ़ाया। 3 आर्टिकल तुमसे डिस्कस कर लिए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी कल एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वो है अनुच्छेद 22, जिसमें तुम्हें यह बताया जाएगा कि पुलिस जब तुम्हें गिरफ्तार करने आती है तो तुम्हें क्या क्या सहूलियतें होती हैं, फिर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के बाद क्या करती है, उसकी क्या गारंटी है, वो तुम्हें बताया जाएगा। फिर इसी में कल एक नया कॉन्सेप्ट, वो जो तुम लोग सामान्यतः नहीं जानते हो, वो है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि राज्य की बहुत बड़ी ताकत होती है। और यहाँ जुड़े हुए अधिकतर लोग जो IAS PCS बनना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण अगर जो कोई दिखाई देता है तो वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। बहुत ताकतवर हो जाते हैं अधिकारी प्रिवेंटिव डिटेंशन। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ये कल तुम्हें 22-3 से लेकर 22-7 तक, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, IPC बेटा होती है जिसमें अपराधों के लिए सेक्शंस तय किए जाते हैं, और CRPC में प्रोसीजर होता है कि उस अपराध के लिए क्या क्या सजा दी जाएगी, प्रोसीजर कैसे चलेगा, और क्या अधिकतम सजा होगी या क्या कम से कम सजा होगी, ये अंतर है। आर्टिकल 21A को आर्टिकल 20 में क्यों नहीं ऐड किया गया? बेटा तुम लिखने में गलत लिख गए। तुम पूछना ये चाह रहे हो कि आर्टिकल 21A को 21 में ही क्यों नहीं ऐड किया गया, 21A अलग से क्यों आर्टिकल बनाया गया? तो जब हमें नया जोड़ना ही था, और चूंकि ये बहुत बड़ा अधिकार है, शिक्षा क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसलिए हमने इसको और अधिक महत्व देने के लिए, या राज्य के हिसाब से यह अधिकार बड़ा अधिकार है, इसलिए 21 में राइट टू लाइफ में ऐड न करके एक स्वतंत्र आर्टिकल के रूप में 21A में दे दिया। लेकिन 21A हमने कहां जोड़ा? 21 के तुरंत बाद, क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी राइट टू लाइफ से ही पैदा होता है कि बिना शिक्षा के हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, आर्टिकल 21A इसलिए अलग से जोड़ा गया 21 से, क्योंकि राज्य इसको अतिरिक्त महत्व दे रहा था। अब क्लियर हो गया होगा। कल हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22, गिरफ्तारी के समय आपको वकील की सुविधा, कारण बताया जाना, और गिरफ्तारी के बाद यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कल फिर हम लोग जुड़ेंगे 4 बजे पॉलिटी के लिए और 2 बजे हिंदी के लिए। कल हिंदी में भी शब्द के बारे में पढ़ाएंगे। माथुर गुरुजी किस आर्टिकल के अंतर्गत व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार तो अभी बता ही दिया, 21। ठीक, विदेश यात्रा, यही मेनका गांधी का केस था। लेकिन जिस विदेश में जा रहे हो वो तुम्हें नहीं जाने दे रहा है, वीजा नहीं दे रहा है, तो फिर किसी अनुच्छेद में नहीं है। सरकार तुम्हारी नहीं जाने दे रही है तो 21 में संरक्षण है। कभी भी आप विदेश जाते हैं, अभी मैं
फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड घूम के आया। मैं इस साल जाने वाला था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अभी जाने के लिए कहूं तो वहीं की सरकार नहीं आने देगी, उनका देश कोरोना फ्री हो गया। ठीक, हमारी सरकार पहले रोक रही, ये 21 में है, लेकिन आज पैंडेमिक के चलते हर जगह की सरकार विदेश यात्रा रोके हुए है। ठीक, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछते रहा करो। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे, आर्टिकल 22 पर बात करेंगे। हिंदी के क्लास में कल हम शब्द पाठ शुरू करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्लास कल होगी 2 बजे शब्द के संदर्भ में। ओके, बाय बाय।